हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इससे पहले हमने 1793 का चार्टर एक्ट पढ़ा था। ठीक है, उसके क्या प्रावधान थे वो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, उससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो उस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जाकर आप कर सकते हैं। मैं आपको उसको इमीडिएटली उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैंने जैसा कि लास्ट क्लास में आपको बताया था, क्योंकि इस एक्ट को लाने की कई वजह हैं। ठीक है, एक वजह तो आपको पता ही होगी क्या थी, क्योंकि 1784 से 1858 के बीच में 1784 से 1858 के बीच में कंपनी की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने 4 एक्ट निकाले थे। ठीक है, चार्टर एक्ट 1793 का था, 1813, 33 और 53 का। ठीक है, और जो ये 4 एक्ट निकाले थे ये कैसे निकाले थे? 20 साल की अवधि के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या प्रावधान किया गया था कि जो कंपनी का जो व्यापारिक एक अधिकार है वो 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, या कहें कि कंपनी के पास 20 साल और हैं उसके व्यापारिक एक अधिकार को लेकर कि वही व्यापार करेगी और दूसरा कोई ब्रिटेन का नहीं आएगा। क्योंकि व्यापारिक एक अधिकार का क्या मतलब है वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो 1793 में ये बात बोली गई थी कि 20 साल के लिए उसके व्यापारिक एक अधिकार को और बढ़ा दिया गया था। और क्या कहा गया था? पूर्वी देशों के लिए, दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए। ठीक है, क्योंकि जो व्यापारिक, एक बात याद रखना कि जो व्यापारिक एक अधिकार था, जो व्यापारिक एक अधिकार था, जो व्यापारिक एक अधिकार मिला था कंपनी को, वो दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए मिला था पूरे। ठीक है, वो अकेला भारत के लिए नहीं मिला था। कभी आपके माइंड में ये हो कि जो व्यापारिक एक अधिकार था वो केवल भारत के लिए था, भारत के लिए नहीं था, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए था पूरे। ठीक है, और दक्षिण पूर्व एशिया में भारत भी आता था, म्यांमार भी आता था। ठीक है, म्यांमार तो खैर भारत का हिस्सा था, वो 1935 के एक्ट में अलग हुआ भारत से। ठीक है, वो हम आगे बढ़ेंगे। चाइना भी आता था, और पाकिस्तान तो भारत का ही हिस्सा था, वो बांग्लादेश भी उसमें भारत का हिस्सा था। ठीक है, इंडोनेशिया आता था, कई देश आते थे। ठीक है, तो जो कहने का मतलब ये है कि जो व्यापारिक एक अधिकार था वो दक्षिण पूर्व एशिया के लिए मिला था, केवल भारत के लिए नहीं मिला था। ठीक है, तो 1793 में एक बात कही गई थी जो मैंने लास्ट क्लास में आपको लिखवाई भी थी कि जो कंपनी का जो व्यापारिक एक अधिकार था वो पूर्वी देशों के लिए 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो अगर हम इसमें 20 साल जोड़ते हैं तो वो बैठता है 1813। ठीक है, तो 1813 का जो चार्टर एक्ट लाने की एक वजह तो ये थी कि इनका जो ये टाइम पीरियड था वो खत्म होने वाला था। क्योंकि 1793 में क्या बोला था कि इनका जो व्यापारिक एक अधिकार है वो 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है एक बार। ठीक है, तो 1813 में वो टाइम पीरियड पूरा होने वाला था। तो अब ब्रिटिश क्राउन को ये डिसाइड करना था कि जो इनका व्यापारिक एक अधिकार है उसको बनाए रखना है या फिर खत्म कर देना है। ठीक है, उसको बनाए रखना है या फिर खत्म कर देना है। ठीक है, तो इस एक्ट को लाने की एक मुख्य वजह तो ये थी कि इसके, अगर आपके माइंड में ये हो कि ये एक्ट क्यों लाया गया तो इसकी मुख्य वजह क्या थी लाने की, कि ये बताना कि कंपनी का जो व्यापारिक एक अधिकार है उसको बनाए रखना है या नहीं। क्योंकि 1793 में क्या बोला था कि जो कंपनी का जो व्यापारिक एक अधिकार है वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और 1793 में अगर 20 जोड़ते हैं तो वो 1813 हो जाता है, तो वो समय आ चुका था। ठीक है, एक बात। दूसरा, इसमें क्या प्रावधान किया गया कि जो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, कंपनी का, मैं आपको ना एक एक पॉइंट के पीछे का रीजन बताऊंगा। ठीक है, तो आपके माइंड में आराम से छप जाएगा, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार यही बात बोलता हूँ आपसे कि आप चीज़ों को याद ना करें, चीज़ों को समझें, फील करें, उस समय की सिचुएशन को फील करने की कोशिश करें। क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना, जो ये एक्ट आ रहे हैं ये क्यों आ रहे थे? ये कंपनी को कंट्रोल करने के लिए आ रहे थे और उसकी पावर को ख़त्म करना चाहते थे बिल्कुल ही। ठीक है, और एक क्या रीज़न था इसके पीछे मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, शुरू से, अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं। एक बात और कि आप कोई बीच में से वीडियो मत देखा करो, क्योंकि बीच में से देखोगे तब आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और एक प्रॉपर नोट्स बनाते रहो, सबसे ज़रूरी है नोट्स बनाना। नोट्स ही आपके काम आएंगे। यहाँ से एक पॉइंट भी नहीं हिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक पॉइंट भी यहाँ से नहीं भागेगा, एक पॉइंट भी एग्जाम में यहाँ से बाहर नहीं आएगा अगर 1813 के चार्टर एक्ट से क्वेश्चन आता है तो। ठीक है,
पर क्योंकि अगर याद करोगे तो कुछ समय के लिए याद रहेगा, एग्जाम में भूल जाओगे, ठीक है। अगर कंडीशन और प्रॉब्लम्स पता होंगी, ठीक है, और उस समय की सिचुएशन और रीजन पता होंगे, तब वो याद करने की जरूरत नहीं, आपके माइंड में छप जाएगा। क्योंकि ये एक्ट लाए ही इसीलिए गए थे क्योंकि ताकि कंपनी को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है, एक बात। दूसरा, अगर प्रॉब्लम समस्या पता होगी तभी तो आप कोई सोल्यूशन निकाल पाओगे, ठीक है। तो दूसरा इसमें प्रोविजन क्या किया गया, दूसरा प्रावधान क्या किया गया कि जो कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था, ध्यान से सुनना, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। व्यापारिक एकाधिकार उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। बट यहां से याद रखना, बट कंपनी को एक रियायत दी गई, कंपनी को एक रियायत दी गई कि अगर आप अपना व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि अब मेरे से ये मत पूछना कि सर व्यापारिक एकाधिकार का क्या मतलब होता है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बता दिया था जब ये मैंने विकास यात्रा संविधान की पढ़ाना शुरू किया था, ठीक है। तो आप शुरू से देखें तो इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, बट कंपनी को एक रियायत दी गई। क्या रियायत दी गई कि अगर आप अपना व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं तो आप चीन के साथ रख सकते हैं, चीन के साथ आपका जो व्यापारिक एकाधिकार है वो बना रहेगा, ठीक है। चीन के साथ आप व्यापार कीजिए, वहां ब्रिटेन का कोई दूसरा व्यापारी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि जो आपको पता है ना कि जो व्यापारिक एकाधिकार था वो दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए मिला था, ना कि केवल भारत के लिए, ठीक है, एक बार। और दूसरा क्या कहा गया कि अगर आप भारत के साथ भी अपना व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं तो आपको कुछ उसमें भी रियायत दी जाती है। उसमें क्या रियायत दी गई, जैसे चीनी, चाय और मसाला, चीनी, चाय और मसाला, याद रखना इसमें ना बड़ा कंफ्यूजन होता है, चीन के साथ, चीनी, चाय, मसाला के साथ, ठीक है। अभी इसको कंफ्यूजन को दूर कर लेना कि एक तो व्यापारिक एकाधिकार बने रहे किसके साथ, चीन के साथ, और दूसरा अगर भारत के साथ अगर आपने व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखना है तो जो भारत के साथ आपके चीनी के व्यापार पर, चीनी के ट्रेड पर, और चाय के व्यापार पर, और मसाले के व्यापार पर, चीनी के, चाय के और मसाले के व्यापार पर जो आपका व्यापारिक एकाधिकार है वो बना रहेगा, ठीक है। और बाकी जो चीजें थी जैसे रेशम, ठीक है, कपास, उन पे व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिए गए, ठीक है। तो याद रखना इस एक्ट में क्या प्रावधान किया गया मेन, कि चीन के साथ आपके व्यापारिक एकाधिकार बने रहेंगे और भारत में भी कुछ रियायत दी गई। भारत में क्या कहा गया कि चीनी, चाय और मसालों के साथ आपके व्यापारिक एकाधिकार व्यापारिक एकाधिकार बने रहेंगे और बाकी दूसरे जो सामान है उनके साथ आपके व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिए जाते हैं, ठीक है। एक बात इसमें ये बोला गया था, ठीक है। अब आपने ऐसा क्यों कहा गया था, क्योंकि देखिए जो चीनी थी, अब चीनी तो नहीं जाती थी यहाँ से, चीनी मतलब कैसे बनती थी, गन्ने से बनती थी, ठीक है। और जब चीनी यहाँ से जाती, कहाँ जाएगी, ब्रिटेन में, ठीक है। और चीनी जब यहाँ से जाएगी तो वहीं कंज्यूम हो जाती थी, यहाँ भारत में वापस नहीं आती थी, ठीक है। चाय यहाँ से जाता था तो वहीं कंज्यूम हो जाता था, भारत में दोबारा वापस नहीं आता था। मसाला यहाँ से जाता था तो वहीं ब्रिटेन में ही कंज्यूम हो जाता था, ये दोबारा वापस नहीं आता था, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जो कच्चा माल यहाँ से जाता और वापस नहीं आता, जो यहाँ से जाता बट वापस नहीं आता, ठीक है, उस पर व्यापारिक एकाधिकार बने रहे, ठीक है। उस पर व्यापारिक एकाधिकार क्या थे, बने रहे थे, ठीक है। दूसरा, क्योंकि अगर मान लीजिए चीनी की जगह गन्ने को यहाँ से भेजते तो गन्ने को ले जाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता, क्योंकि उस समय तो हवाई जहाज तो थे नहीं, शिप के माध्यम से ही जाया जाता था, ठीक है, नाव के माध्यम से। तो गन्ने को अगर वहाँ भेजते तो गन्ना सूख कर लक्कड़ बन जाता, तो वो खराब हो जाता, ठीक है। तो जो यहाँ से जाता और वापस नहीं आता, जो माल यहाँ से जाता बट वापस नहीं आता, उस पर व्यापारिक एकाधिकार बने रहे, ठीक है। और जो माल यहाँ से जाता और दोबारा वापस आता, उस पर व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिए। जैसे मान लीजिए कपास, रेशम जाता, ठीक है, और वहां पर
औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो ही गई थी, आपको बताया था मैंने। वहां पर उनसे कपड़ा बनता और उस कपड़े को बेचने के लिए सीधी सी बात थी, मार्केट चाहिए थी, ठीक है। और दोबारा कहाँ आता, फिर भारत में आता, ठीक है। तो जो कच्चा माल जाता और दोबारा पककर वापिस भारत में आता, उस पर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे, ठीक है। अब मैंने आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट बता दिया। अब वो कुछ भी आइटम बोलेगा तब आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर बोलेगा कि कपड़े का जो रॉ मटेरियल था उस पर व्यापारिक एकाधिकार था, तो आप कहेंगे खत्म हो गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि कपड़े का रॉ मटेरियल क्या था, ब्रिटेन जाता और कपड़ा दोबारा बनकर वापिस आता था, ठीक है। जो कच्चा माल जाता और दोबारा वापिस आता, उस पर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे, ठीक है। क्योंकि ब्रिटेन में बड़ी मांग उठने लगी थी कि हमें भी या तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करिए, क्योंकि ब्रिटेन में कई दूसरे व्यापारी भी थे। और मैंने आपको बता ही दिया था कि पूरा यूरोप व्यापारियों से भरा हुआ है, क्योंकि उनको बिजनेस करना बहुत अच्छा लगता है, उनकी पूरी इकोनॉमी ही बिजनेस है, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि जो ये व्यापारिक एकाधिकार थे, ये कंपनी ने समाप्त करने की जरूरत क्यों पड़ी, ब्रिटिश क्राउन को समाप्त करने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको इसके पीछे का एक और ठोस रीजन पता होगा, ठीक है। वहां के लोगों का दबाव तो था ही था, ठीक है, क्योंकि वो भी व्यापार अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे और ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे और भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे, ठीक है। एक बात, पर इसके पीछे एक वजह और है, ठीक है। वो वजह आपको किताबों में तो नहीं मिलेगी, पर अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रखा है तब आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी पढ़ रखा तो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरा काम ही आपको समझाना है, ठीक है। आप याद करें, एक्ट चल रहा है 1813 का, यानी कहीं हम 1813 का समय चल रहा है, ठीक है। तो जो 1813 का समय था वो किसका समय था? इस समय कौन हुआ करता था फ्रांस में? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। और ब्रिटेन में यूरोप में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसकी वजह से ये व्यापारिक एकाधिकार कंपनी के समाप्त करने पड़े, ठीक है। वो घटना क्या थी, उस घटना का इससे क्या लिंक था, वो आपको अभी समझ में आएगा, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था, यूरोप के अंदर फ्रांस और ब्रिटेन का युद्ध हुआ, ठीक है। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में युद्ध हुआ 1700 फ्रांस की क्रांति के बाद। आपको पता ही स्थितियां कैसी थी, अगर आपने इतिहास पढ़ रखा है वर्ल्ड का। तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जब युद्ध हुआ, खैर उस युद्ध में ब्रिटेन जीत गया, फ्रांस हार गया था, ठीक है। क्योंकि हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस आपको इसका लिंक बता दूं मैं, इसका कारण क्या था, जिससे आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाएगा आसानी से। इसमें ब्रिटेन तो जीत गया था, युद्ध तो जीत गया था, फ्रांस हार चुका था। क्योंकि ब्रिटेन को हराना कोई आसान बात नहीं थी उस समय, क्योंकि ब्रिटेन आपको पता ही है, उस समय ब्रिटेन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देश हुआ करता था, क्योंकि लगभग विश्व के सभी देशों पर उसने कब्जा कर रखा था। लगभग उसके कई उपनिवेश थे और उसके बारे में एक कथन बहुत ही प्रचलित होता था। वो क्या था कि ब्रिटेन का सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता। इसका कारण ये था कि उसके कई उपनिवेश थे, ठीक है, और भारत भी उस समय उसका उपनिवेश था, ठीक है। तो ब्रिटेन जीत तो गया पर फ्रांस हार गया। पर नेपोलियन ने एक पॉलिसी बनाई, उसका नाम था महाद्वीपीय व्यवस्था, ठीक है, जिसको बोलते थे कॉन्टिनेंटल सिस्टम। इस पॉलिसी का क्या मतलब हुआ और इस पॉलिसी का व्यापारिक एकाधिकारों से क्या संबंध था, अब समझ में आएगा। नेपोलियन ने कहा कि हम इनको डायरेक्ट लड़ाई में तो हरा नहीं सकते, युद्ध में तो हरा नहीं पाए, पर हम इनको काफी हद तक एक तरीके से प्रभावित कर सकते हैं अगर हम इनके व्यापार को यूरोप के साथ काट दें। अगर हम इनके व्यापार को यूरोप के साथ, यूरोप के दूसरे देशों के साथ और फ्रांस के साथ कट कर दें, तब हम इनको काफी हद तक प्रभावित कर पाएंगे। क्योंकि वो ज्यादा प्रभावित नहीं हुए, पर काफी हद तक, बहुत हद तक प्रभावित हो भी गए थे ब्रिटेन, ठीक है। ज्यादा प्रभावित नहीं हुए, इसका कारण यही था क्योंकि उसके बहुत ज्यादा उपनिवेश थे, ठीक है। इसी वजह से तो बोलते थे कि उसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता, ठीक है। पर एक प्रयास तो किया गया था नेपोलियन के द्वारा। और इस महाद्वीपीय जो व्यवस्था थी, इसमें क्या किया गया कि जो ब्रिटेन का जो व्यापार है दूसरे देशों के साथ बंद कर दिया, फ्रांस के साथ बंद कर दिया। और फ्रांस के साथ जो आसपास जो देश थे, जिन रास्तों से वो, या कहीं हम कि ब्रिटेन जिस रास्ते से फ्रांस होकर दूसरे देशों में जाता था, उन सभी देशों के अपने अपने देश से निकलने का रास्ता बंद कर दिया। तो उन सभी देशों का जो व्यापार था वो उससे प्रभावित हुआ। उन देशों में व्यापार करना ब्रिटेन के लिए मुश्किल हो चुका था, ठीक है। और जैसे ही उनका व्यापार प्रभावित हुआ, तब वहां से एकदम से जो ब्रिटेन की इकोनॉमी थी वो कोलैप्स होने लगी। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो चुका था, मैंने आपको बताया था, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत का मतलब था कि मशीनों से माल बन रहा था, और मशीनों से माल बन रहा था तो उसके लिए अधिक कच्चा माल, अधिक
कच्चा माल चाहिए था और प्लस मार्केट भी चाहिए थी, क्योंकि मशीन तो तेज माल बनाएगी और ज़्यादा मात्रा में बनाएगी और अच्छी क्वालिटी का बनाएगी, ठीक है। और जो भारत में जो कंपनी व्यापार कर रही है उसको क्या थे, व्यापारिक एक अधिकार, बस कंपनी ही माल बेच सकती है और कंपनी यहाँ से कच्चा माल भेज सकती है। यूरोप ब्रिटेन का कोई दूसरा व्यापारी नहीं आ सकता था, समझ पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि जो व्यापारिक एक अधिकार था वो कंपनी के लिए ही था उससे पहले तो, ठीक है। तो कंपनी ही व्यापार कर सकती थी, कोई दूसरा व्यापारी यहाँ आ नहीं सकता था। और जैसे ही नेपोलियन ने ये महाद्वीपीय व्यवस्था की जो नीति अपनाई, इससे क्या हुआ, ब्रिटेन का काफ़ी हद तक व्यापार प्रभावित हुआ, ठीक है। और क्योंकि जब कच्चा माल नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं था कि ब्रिटेन के लिए जो मार्केट थी वो भारत ही था, ब्रिटेन के लिए जो मार्केट थी उसका खुद का ब्रिटेन भी था, उसके आसपास के देश भी थे यूरोप के जहाँ वो अपना माल बेचता था, ठीक है। और जैसे ही महाद्वीपीय पॉलिसी लेके आया नेपोलियन, उससे उसका काफ़ी हद तक व्यापार क्या हुआ, प्रभावित हुआ। तब वहाँ के लोगों की एक डिमांड उठने लगी कि आप ऐसा करिए कि कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है वो समाप्त करिए, और जो हम दूसरे व्यापारी हैं हमको भी अधिकार दीजिए कि हम भारत के साथ अपने व्यापार को बढ़ाएं या फिर व्यापार करें और अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाएं ब्रिटेन की। तो ब्रिटिश क्राउन को लगा कि सही है, बात तो सही है, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं हमारा ही बिल्कुल सिस्टम खराब हो जाए, हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया कि जो कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया, ठीक है। और कहा कि अब जो ब्रिटेन के जो दूसरे व्यापारी हैं वो भी व्यापार ब्रिटेन के साथ क्या बोलते हैं, भारत के साथ कर सकते हैं, ठीक है। पर उनके लिए जो दूसरे व्यापारी थे उनके लिए एक कंडीशन रख दी, ठीक है। जो दूसरे व्यापारी थे ब्रिटेन के, उनके लिए एक कंडीशन रख दी कि आप पहले लाइसेंस लेकर ही, ठीक है, लाइसेंस लेकर ही व्यापार कर सकते हैं भारत के साथ, ठीक है। भारत के साथ कैसे व्यापार कर सकते हैं, लाइसेंस लेकर। लाइसेंस किससे लेना पड़ेगा, लाइसेंस किससे लेना पड़ेगा, ब्रिटिश क्राउन से, ठीक है। बिना लाइसेंस के आप व्यापार नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसकी मुख्य वजह थी व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त करने की, ठीक है। और अब देखिए इसका परिणाम क्या हुआ, इस व्यापारिक एक अधिकार का परिणाम क्या हुआ, इसका रिजल्ट भी तो आपको पता होना चाहिए कि इसका परिणाम क्या हुआ। इससे क्या हुआ कि जो भारत का बाजार था वो ब्रिटेन के दूसरे व्यापारियों के लिए खोल दिया गया, ठीक है। भारत का बाजार था, अब वो क्या खोल दिया गया, दूसरे व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तो इंग्लैंड के व्यापारियों को लाइसेंस के साथ भारत आने और व्यापार करने की आज्ञा दे दी गई, ठीक है। ये आपको मैंने अभी बताया। इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटेन के जो व्यापारी थे उनका मुकाबला किससे हुआ, भारत के व्यापारियों के साथ, ठीक है। क्योंकि उनका सीधा मुकाबला किससे होना था, भारत के व्यापारियों के साथ। और अगर भारत के व्यापारी के साथ और ब्रिटेन के व्यापारी के साथ अगर मुकाबला होगा तो आपको पता ही है कौन जीतेगा, ब्रिटेन के व्यापारी जीतेंगे, ठीक है। और इसका मुख्य कारण क्या था, औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति का भी मुख्य कारण क्या था कि क्योंकि जो ब्रिटेन के व्यापारियों का जो माल बना हुआ था वो किसका बना हुआ था, मशीन के द्वारा। तो उनका माल क्या था, ब्रिटेन के व्यापारियों का माल क्या था, एक तो बढ़िया था, अच्छी क्वालिटी का था और प्लस सस्ता भी था भारत के माल के अकॉर्डिंग। और भारत का माल इतना बढ़िया नहीं था और महंगा भी था। क्यों, क्योंकि भारत में अभी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत नहीं हुई थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, मशीनें नहीं थी, हाथ से ही माल बनता था। और हाथ से माल जब बनेगा तो कम माल बनता था और लेबर कॉस्ट ज़्यादा आती थी, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात थी कि जो यहाँ ब्रिटिश व्यापारी थे, क्या कहें हम, ब्रिटेन के जो व्यापारी थे उनकी जीत होने वाली थी और भारतीय व्यापारियों की हार होने वाली थी। ये स्वाभाविक था, ये तो निश्चित ही था, ये होना ही था। इसका कारण आपको मैंने बता ही दिया, क्योंकि उनका माल सस्ता और मशीन के साथ बना हुआ था, ठीक है। और इसी तिथि से, यहीं से भारत का जो उद्योग है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। और जो भी भारत के छोटे मोटे व्यापारी थे, अब वो पूरे के पूरे किस पे डिपेंड रह गए, कृषि पर। अब वो पूरे के पूरे किस पर डिपेंड रह गए थे, कृषि पर। और जो वो व्यापारी थे, जो हथकरघा जिसको बोलते थे, क्योंकि हाथ से माल बनाते थे ना भारतीय व्यापारी, हैंडीक्राफ्ट उद्योग बोलते हैं जिसको, जो हथकरघा व्यापारी थे वो बिल्कुल ही चौपट होने वाले थे, ठीक है। और चौपट होने का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना कि क्यों, क्योंकि अब उनका माल ही नहीं बिकेगा। क्योंकि
उनसे अच्छा माल बेचने वाले लोग आ चुके थे मार्केट के अंदर और सस्ता भी था। और स्वाभाविक सी बात है, एक तो इंसान की एक टेंडेंसी होती है कि वो सस्ता माल की तरफ ज़्यादा भागता है, और जब क्वालिटी भी अच्छी हो तब। ठीक है, जैसे आज जियो है, ठीक है, तो जियो ने दूसरे व्यापारियों की क्या हालत कर दी आप समझ सकते हो। ठीक है, और ये मोनोपोली ही होती है, एक अधिकार का मतलब मोनोपोली होती है, और मोनोपोली किसी देश के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है इसका आइडिया आपको अभी नहीं है, कुछ समय बाद आपको पता चलेगा। खैर आप फील तो कर ही रहे होंगे जिस हाल की बेरोजगारी है। ठीक है, चलो हम उस चीज़ों में नहीं जाएंगे, हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पर अपना पढ़ाई करना है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, खैर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिकल भी पता होना चाहिए, थोड़ा ज्ञान। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या हुआ, भारत के जितने भी व्यापारी थे, उद्योग थे, वो चौपट हो गए, और वो पूरे के पूरे किस पर डिपेंड हो गए, किस पर डिपेंड हो गए, कृषि पर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट आपको व्यापारी के अधिकार का समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप याद रखना जो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या प्रावधान किया गया था कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया, बट चीन के साथ उसके व्यापारिक एकाधिकार थे, और भारत में चीनी चाय और मसाले के साथ व्यापारिक एकाधिकार थे, और जो ब्रिटेन के जो दूसरे व्यापारी थे उनको लाइसेंस के साथ, लाइसेंस लेकर भारत के साथ व्यापार कर सकते थे। ठीक है, एक पॉइंट इसका सबसे मुख्य था ये। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये समझ में आ गया है तो आप क्या करें, कमेंट में लाइव चैट का आपके पास ऑप्शन चल रहा होगा, यस करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। अगर ना समझ में आया हो, कुछ भी ना समझ में आया हो, तो उसको टाइप करें, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो यस लिख दें, उसके बाद मैं आपको अगला पॉइंट समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तीसरा। ठीक है, तीसरा क्या पॉइंट हुआ, इस एक्ट में एक प्रावधान ऐसा था जिससे भारत के लोग बड़े ही चोटिल होने वाले थे। ठीक है, या यह हम कहें कि अब ब्रिटिश क्राउन ऐसी चोट देने वाला था भारत को जो इंडिया कभी भी सहन नहीं कर सकता था। ठीक है, अब ऐसी चोट देने वाला था इंडिया को जो भारत कभी भी सहन नहीं कर सकता था, वो थी धार्मिक चोट। ठीक है, वो थी धार्मिक चोट। ठीक है, और वो धार्मिक आघात या चोट कहें क्या थी, देखिए एक्चुअली ब्रिटेन की जो संसद थी उसमें विचार किया गया कि जितने भी ब्रिटेन के या ब्रिटिश क्राउन के या कहें इंग्लैंड के जितने भी उपनिवेश हैं, वहाँ के जितने भी लोग हैं, जहाँ हमारी कंपनियां या हमारे लोग राज कर रहे हैं, और वहाँ उस देश के जितने भी लोग हैं, क्यों ना उनके जीवन स्तर को बढ़ाया जाए। ठीक है, उनके जीवन स्तर को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। और उसके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए क्या जरूरी था कि आप क्या करिए, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करिए उन देशों में। ठीक है, और ब्रिटेन भारत भी उस समय एक उपनिवेश था, तो स्वाभाविक सी बात थी कि भारत में भी क्या होने वाला था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होने वाला था। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं पॉइंट, अगर ये प्रावधान ना होता ना, अगर ये चोट, ये आघात ब्रिटिश क्राउन हमें ना देता ना, तो 1857 की क्रांति कभी भी ना होती, कभी भी ना होती। सिर्फ इसी पॉइंट की वजह से, एक इसी प्रोविजन की वजह से 1857 की क्रांति घटित हुई। ठीक है, और 1813 से लेकर 1858 तक, जब तक क्रांति नहीं हुई 1857 की, 1813 से लेकर 1857 तक भारतीय लोग जितने असंतुष्ट थे, अनसेटिस्फाई थे, इतने भारतीय लोग कभी भी असंतुष्ट नहीं हुए अंग्रेजों से, जितना इस दौर के बीच में थे। और इसका मुख्य कारण था धार्मिक कारण, और धार्मिक चोट आने वाली थी, और वो कैसे आएगी मैं आपको अभी पूरा एक डिटेल में पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, तो ब्रिटिश संसद में ये विचार किया गया कि जहां भी ब्रिटेन के उपनिवेश हैं उनके लिए एक व्यवस्था की जाए, सबको क्या दिया जाए कि वहां के लोगों का जो जीवन स्तर है, कि जैसा ब्रिटेन के लोगों का जीवन स्तर है, क्योंकि वाकई में ब्रिटेन के जो लोग हैं वहां के लोगों का जीवन स्तर बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचा है। ठीक है, ऊंचा है, तो वहां के जो उपनिवेश है वहां के लोगों का जीवन स्तर थोड़ा बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाए कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार से लोगों के जीवन स्तर का क्या संबंध है। ठीक है, वो भी समझ में आएगा। देखिए, उस समय 1813 के आसपास ये माना जाता था कि जो ईसाई धर्म है वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म है। ठीक है, जो ईसाई धर्म है वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म है, ये माना जाता था ईसाई धर्म के बारे में। ठीक है,
क्योंकि उन लोगों का मानना यह था कि जो भी लोग ईसाई धर्म को मानेंगे वो आसानी से आधुनिक युग में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, आधुनिक युग में या कहीं हम मॉडर्न युग में प्रवेश कर सकते हैं। कैसे, अभी आपको समझ में आएगा। और जो दुनिया के दूसरे धर्म हैं वो क्या करते हैं, दूसरे धर्म हैं वो आधुनिक युग में प्रवेश करने से क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, वो लोगों को दूसरे या कहीं हम दूसरे धर्म हैं वो वहां के लोगों को आधुनिक युग में प्रवेश करने से रोकते हैं। जैसे इसका क्या मतलब हुआ आधुनिक युग का प्रवेश का, क्योंकि आपको पता है जो ईसाई धर्म है वहां पर क्या होता है कि वहां पर विधवाओं का भी विवाह हो जाता था, विधवाओं की भी दूसरी शादी हो जाती थी। ठीक है, और भारत में तो ऐसा नहीं था, क्योंकि भारत में तो अभी क्या था, सती प्रथा चली रही थी। ठीक है, और ब्रिटेन में क्या था कि आप किसी भी कास्ट के लोगों से आप शादी कर सकते थे। ठीक है, किसी भी जाति के लोगों से शादी कर सकते थे। ठीक है, और ब्रिटेन में क्या था, जो बाल विवाह कहें हम, ये प्रथा भी नहीं थी अभी ब्रिटेन में। ठीक है, एक एज लिमिट थी कि इसी एज लिमिट के बाद ही लोग विवाह करते थे, और भारत में तो आपको पता ही है बाल विवाह की प्रथा थी ही। ठीक है, और ब्रिटेन में विधवाओं का भी विवाह हो जाता था। अगर मान लीजिए किसी का हस्बैंड मर जाता था तो उसकी वाइफ का दूसरी शादी हो जाती थी। ठीक है, तो ईसाई धर्म की पॉलिसी ये थी कि अगर कोई लोग ईसाई धर्म को मानेंगे तो वो आधुनिक युग में, मॉडर्न युग में प्रवेश कर सकते हैं, और दूसरे लोग दूसरे धर्म के लोग, जो दूसरा धर्म है वो वहां के लोगों को आधुनिक युग में प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है, और ये बात काफी हद तक सत्य भी है। और ब्रिटेन के जो ये एक्ट था 1813 का, और जो इसमें ये प्रावधान किया गया था जो मैं आपको आगे बताऊंगा, इससे मैं काफी हद तक सहमत हूँ। ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर आप हिंदू धर्म, जैसे मैं हिंदू धर्म से हूं, अगर आप हिंदू धर्म की पॉलिसी को पढ़ लोगे, उसके लिटरेचर को ध्यान से पढ़ लोगे, तो आपके मन में तो पहले से ही संन्यास आ जाएगा, सब मोह माया है। क्योंकि निचोड़ यही है, ये सब जो हो रहा है भगवान की देन है, ये पुराने कर्म है आपके, ये कर्मों का भोग है। ठीक है, तो इस तरह की विचार पहले ही मन में आ जाता है, पहले ही सब कुछ मोह माया छोड़ देता है। और जो ईसाई धर्म के लोग हैं उनका मानना यह है कि देखिए, हमारे जो हिंदू धर्म में है वो लोग ये मानते हैं कि हमें क्या है, अभी का हमें पता नहीं, जो भविष्य है कि जैसे मरने के बाद हमें अच्छा जन्म मिले, अच्छा कर्म मिले। ठीक है, और जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो ये मानते हैं कि बस जो अभी है वही है, प्रेजेंट में ही है, बाद का, मरने के बाद की दुनिया किसने देखी है। और जो हिंदू धर्म है, दूसरे धर्म के लोग हैं, जैसे मुस्लिम धर्म में भी अगर बात करें तो उनका मानना ये है कि फ्यूचर में, अगर क्या बोलते हैं, मरने के बाद की दुनिया बड़ी ही अच्छी है अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं। और जो ईसाई धर्म है वो मानते थे कि बस अभी ही है, प्रेजेंट ही है, जो है इसको जी लिए अच्छे से। ठीक है, ये मानना था। तो अब देखिए दिक्कत क्या आने वाली थी। अब आपके मन में सवाल ये आना चाहिए कि इस धर्म के प्रचार प्रसार से क्या दिक्कत है। ठीक है, तो देखिए, जब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाएगा तो सीधी सी बात है, क्योंकि जो वहां के लोगों, वहां के धर्म की जो पॉलिसी है अब दूसरे देशों में भी लागू की जाएगी। जैसे यहां पर क्या होता था, विधवाओं की शादी हो जाती थी। ठीक है, बाल विवाह नहीं होता था। ठीक है, और अगर इस चीज को उस समय, आज तो खैर हो जाता है भारत में, पर सोचकर देखिए उस समय 1813 के आसपास, उस समय अगर भारत में लागू करना है, भारत में अगर उसको लागू करना है तो कितनी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो कितनी दिक्कत आएगी, क्योंकि उस समय क्या होता था, हमारे यहाँ सती प्रथा थी, और सती प्रथा आपको पता है 1829 में खत्म हुई, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में, जब वो गवर्नर था। ठीक है, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, और राजा राम मोहन राय का उसमें बड़ा सहयोग था उसमें। ठीक है, उसको खत्म करवाने में, और ये सही भी था, क्योंकि सती प्रथा में क्या होता था, हमारे यहाँ सती प्रथा में क्या होता था कि मान लीजिए हमारे यहाँ क्या था कि जो समाज के कुछ विशेष वर्ग के लोग थे उन्होंने एक ठेका ले लिया था। कैसा कि मान लीजिए अगर किसी का हस्बैंड मर जाता है तो लोग ये कहते थे कि इस औरत के पिछले कर्म की ये सजा है। ठीक है, और जैसे ही हस्बैंड मरता था तो उसके साथ उसकी वाइफ को भी जला दिया जाता था, मार दिया जाता था। ठीक है, जला दिया जाता था, भस्म कर दिया जाता था आग में। ठीक है, बट अगर किसी की वाइफ मर जाती थी तब वो हस्बैंड को उसके साथ में नहीं जलाया जाता था। तो यहाँ उल्टी पॉलिसी थी बहुत। ठीक है, या तो दोनों के लिए बराबर होता कि अगर मान लीजिए वाइफ मर जाती तो हस्बैंड को भी उसके साथ में जला देते। ठीक है, तो ऐसा नहीं था। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया
जो ब्रिटिश क्राउन था या कहें इंग्लैंड था, तो उन्होंने क्या किया, भारत के धार्मिक गतिविधियों में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। ठीक है, और भारत के धार्मिक गतिविधियों में जब इंटरफेयर करेंगे तो स्वाभाविक सी बात थी, ये लोग विरोध करेंगे ही करेंगे, भारत के लोग विरोध करते ही करते। ठीक है, ये 100% श्योर था। और ब्रिटिश क्राउन को भी इस बात का बिल्कुल पता था, 100% श्योर थे कि यहाँ के लोग विरोध करेंगे, यहाँ के लोग विरोध करेंगे। पर ये सब पता होते हुए भी उन्होंने ये पॉलिसीज लागू की। ठीक है, तो आपको पता है, आप इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको डिटेल में, पर फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा पीछे इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है 1813 से फिर 1858 के बीच में इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, दास प्रथा, ठीक है, विधवा विवाह पूर्ण एक्ट लेके आए। ठीक है, तो ये सब एक्ट इन्हीं दौर के बीच में आया। ठीक है, और अगर ये इंटरफेयर ना करते ना तो कभी भी 1857 की क्रांति ना होती, अगर ये धार्मिक इंटरफेयर ना करते। ठीक है, तो इसीलिए इस एक्ट में क्या व्यवस्था की गई, क्योंकि इनकी पॉलिसी को जो ईसाई धर्म की जो पॉलिसी है, जैसे विधवा विवाह, बाल विवाह, इनको अगर भारत में लागू किया करवाया जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, यहाँ के लोग विरोध करेंगे। ठीक है, और वो विरोध निकल के आया 1857 की क्रांति। ठीक है, तो उसके कई कारण थे, सामाजिक कारण, राजनीतिक, धार्मिक, कई कारण थे 1857 क्रांति के, पर जो धार्मिक कारण था वो बहुत ही मुख्य माना जाता है। ठीक है, वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम एक को डिटेल में। ठीक है, तो क्या प्रावधान किया गया इसमें कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। ठीक है, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अब कंपनी को कहा गया स्पेशल तौर पर, देखिए पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करती थी, बट अब ब्रिटिश क्राउन की तरफ से स्पेशल लिखित ऑर्डर आया कि आप क्या कीजिए, ईसाई धर्म का क्या कीजिए, प्रचार प्रसार करिए। ठीक है, तो एक क्या प्रावधान था इसके अंदर, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया गया किस एक्ट के तहत, 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, और इसी की वजह से 1857 की क्रांति हुई। और इसके पीछे की वजह ये भी मानी जाती है, कई राइटर ये मानते हैं कि ब्रिटिश क्राउन इस वजह से इस प्रावधान को लेके आए थे क्योंकि वो चाहते थे, उनके माइंड में ये चल रहा था कहीं ना कहीं कि वहां के लोग विरोध करें और कंपनी के बिल्कुल भी सारी जितनी भी व्यापारिक गतिविधियां उनको हम पूर्ण रूप से समाप्त करें। ठीक है, क्योंकि अभी भी व्यापारिक एक अधिकार थे कुछ कुछ कंपनी के पास, जैसे चीन के साथ चाय चीनी मसाले के पास, चाय चीनी मसाले पर भारत में। ठीक है, तो उन गतिविधियों को खत्म किया, उनकी कैसे ही वहां के लोग विरोध करें, वहां के लोकल लोग या राजा महाराजा वहां के विरोध करें, और कैसे ही हमारे पास एक बहाना हो, एक रीजन हो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को खत्म करने का, और हम इनको बस एक कहीं हम प्रबंधनकारी या मैनेजमेंट कंपनी के रूप में ही बना दें और सारी व्यवस्था, सारा व्यापार हम खुद रेगुलेट करें। ठीक है, और ऐसा हुआ भी जब 1857 की क्रांति हुई और 1858 का एक्ट आया जब बनकर, और ऐसा ही हुआ। ठीक है, ऐसा ही हुआ। आगे मैं आपको इसको आगे लिंक कर दूंगा। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक प्रावधान किया गया किसमें, 1813 के एक्ट में। ठीक है, चौथा प्रावधान क्या था इसमें, एक प्रावधान और था, सुन लीजिए। इन लोगों का मानना था ब्रिटिश क्राउन का कि आज जो भारत की हालत है, भारत में जो इतना पिछड़ापन है, बैकवर्डनेस है, उसकी वजह है शिक्षा, एजुकेशन। ठीक है, उसकी वजह क्या है, शिक्षा। तो क्यों ना इनके लिए, यहाँ के लोगों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक है, ताकि लोगों का यहाँ का पिछड़ापन दूर हो। ठीक है, तो भारत में पहली बार, ठीक है, भारत में पहली बार शिक्षा के लिए कौन सी शिक्षा, और वो कौन सी शिक्षा थी, पश्चिमी शिक्षा। ठीक है, यानी कहीं हम इंग्लिश शिक्षा, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, ठीक है, इंग्लिश भाषा, इंग्लिश शिक्षा। ठीक है, तो पश्चिमी शिक्षा के लिए भारत में 1,00,000 रुपए का बजट दिया गया। ठीक है, वार्षिक बजट था। ठीक है, या कहें हम एक वर्ष के लिए, एक साल के लिए 1,00,000 रुपए भारत में खर्च किए जाएंगे, किसके लिए, पश्चिमी शिक्षा के लिए। ठीक है, या कहें हम अंग्रेजी शिक्षा के लिए, या कहें हम पश्चिमी शिक्षा के लिए, कि भारत के लोगों को क्या सिखाई जाएगी, अंग्रेजी सिखाई जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या हुआ कि देखिए, जो मान लीजिए जो शिक्षा तो थी, पहले लोग पढ़ते तो थे ही, कुछ कम पढ़ते थे। तो जैसे मान लीजिए पहले हमारे यहाँ क्या होता है, प्राइमरी, फिर हाई, फिर हायर एजुकेशन होती है। जैसे प्राइमरी में क्या होता है, 1 से लेकर 5वीं तक, फिर 5 से 10 तक हायर, फिर 11 से 12 सीनियर सेकेंडरी, फिर कॉलेज होता है। ठीक है, तो जो पश्चिमी शिक्षा का
कहा गया कि पश्चिमी शिक्षा अब यहाँ के लोगों को सिखाई जाए, तो स्वाभाविक सी बात थी कि वो हायर एजुकेशन वालों को तो नहीं सिखाई जाएगी, क्योंकि वो शुरू में कैसे सीख लेंगे, क्योंकि वो तो सब कुछ उनके लिए नया होगा। तो जो ये पश्चिमी शिक्षा का जो प्रचार प्रसार, पश्चिमी शिक्षा जो सीखने के लिए बोला गया, वो किसके लिए बोला गया था? प्राइमरी स्तर पर, ठीक है, प्राइमरी स्तर पर, ठीक है। प्राइमरी स्तर का मतलब क्या हुआ कि जो प्राइमरी स्तर के जो बच्चे हैं, प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल के, वहां से स्टार्ट की जाए पश्चिमी शिक्षा सिखानी। क्योंकि जब ये मान लीजिए प्राइमरी स्तर पर ये पढ़ लेंगे, मान लीजिए 5 साल इन्होंने ये शिक्षा सीखी, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान सीखा, ABC सीखी, ग्रामर सीखी, ठीक है, और ये कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ बोलने लग जाएंगे और थोड़ा कुछ समझ जाएंगे चीज़ों को, तब यही लोग आगे जाकर, जैसे मान लीजिए आज कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में है, ठीक है, उस समय मान लीजिए कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में था और उसने 5 साल तक पश्चिमी शिक्षा सीखी साथ साथ भारतीय शिक्षा के साथ साथ, ठीक है। 5 साल बाद वो 5वीं क्रॉस कर जाएगा, 6 में जाएगा, तो 5 साल बाद दोबारा फिर क्या आना था? वेस्टर्न शिक्षा के लिए बजट थोड़ा और बढ़ाना था शिक्षा पे, ठीक है। अभी तो 1 लाख रुपए था, फिर बाद में और बढ़ा देंगे वो। तो जो उसके बाद जो पश्चिमी शिक्षा के लिए जो बजट आएगा, वो प्राइमरी ना होकर अब कैसे चला जाएगा? हाई में चला जाएगा, क्योंकि जो 5 साल में वो बच्चे कहाँ चले जाएंगे? हाई क्लास में चले जाएंगे, ठीक है। तो जो पहली बार जो बजट आया पश्चिमी शिक्षा के लिए, वो प्राइमरी स्तर के लिए था, प्राइमरी बच्चों के लिए था, ठीक है। तो ये 4 प्रावधान थे जो आपको पता होने चाहिए, जो इम्पोर्टेंट थे। आई होप आपको समझ में आया होगा एक एक प्रावधान, ठीक है। एक प्रावधान और भी था, वो खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। हमारे यहाँ क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट तो था ही, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर ऐसा केस आ जाता कि जिसमें एक तरफ भारतीय हो और एक तरफ अंग्रेज हो, तो उसकी जो सुनवाई होती थी बड़ी पक्षपात पूर्ण होती थी, वो अंग्रेजों के पक्ष में ही चली जाती थी, ठीक है। तो इस चीज को लेकर बड़ा विवाद होता था, ठीक है। तो इसमें ही एक व्यवस्था कर दी गई कि जो, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इसी में एक व्यवस्था कर दी गई कि अगर एक तरफ, अगर किसी मुकदमे में, किसी केस में एक तरफ अंग्रेज होंगे और दूसरी तरफ क्या होंगे? भारतीय होंगे, ठीक है, तो जो उनकी सुनवाई होगी एक विशेष अदालत के द्वारा होगी। वो कहाँ होगी? ब्रिटेन में होगी, ठीक है। उसके तहत क्या होगी? एक सुनवाई होगी विशेष अदालत के द्वारा, और वो कहाँ होगी? ब्रिटेन में होगी, ठीक है। तो ये प्रावधान थे 1813 के एक्ट में, और एक एक के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। तो एक एक पॉइंट का नोट बनाएं और उसके पीछे का जो रीजन है वो भी लिखे साथ के साथ, ठीक है, जिससे आपको याद ना करना पड़े और समझ में आ जाए, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर समझ में आया तो लाइक जरूर करना, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।